हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया का जो चैप्टर चल रहा है, क्रमवार अध्ययन चल रहा है, उसका अगला जो है सेशन जो है हम लेके आ गए हैं। हमने जहाँ तक अध्ययन किया था उसके बाद का अध्ययन जो है आपके इस जो प्राचीन भारत हम शुरू किए हैं, इसका जो है सारा टॉपिक जो है वो आपको सिलसिलेवार ढंग से हमारे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके भी वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कंटिन्यू टॉपिक चलते रहता है। तो इसको हमने क्रमवार अध्ययन के तौर पे शुरू किया है। एक एक चीज को हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इसमें जो है, चलिए हम आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक को। तो अभी तक हमने क्या सब पढ़ा? अभी तक हमने इसमें पढ़ लिया, हमने विभाजन कर दिया था, इतिहास का विभाजन हो गया था हमारा, है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में पाषाण काल को विभाजित कर दिया गया था हमने। उसके बाद जो है जो अपना पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में हमने विभाजित कर लिया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, वो भी हमने देख लिया था। पूरा पाषाण काल के स्थल भी हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। कहाँ तक हम पढ़े थे पीछे? पूरा पाषाण काल जो था उसका स्थल भी देख लिया था, काल के स्थल हमने देख लिए थे, ठीक है। यहां तक हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया था। तो अब जो हमारा दूसरा विभाजन है, दूसरा विभाजन क्या है? हमने आज पढ़ना है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आज हम इसको खत्म करेंगे। मध्य पाषाण काल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मैटर भी बहुत काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। मध्य पाषाण काल आज हम शुरुआत करेंगे और इसी को आज जो है पूरा देखेंगे। मध्य पाषाण काल पूरा पढ़ेंगे। तो मध्य पाषाण काल दूसरा भाग है हमारा। मध्य पाषाण काल है ना, जो पहले पूरा पाषाण काल था, उसके बाद मध्य पाषाण काल और फिर है हमारा नव पाषाण काल। तो दूसरे भाग के तौर पे जो है ये मध्य पाषाण काल को हम देखते हैं। मध्य पाषाण काल की जो है काल खंड क्या है इसका? 9000 बीसी, 9000 बीसी से लेके 9000 बीसी से 4000 बीसी तक। बीसी तक, बीसी क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। तो 9000 बीसी से 4000 बीसी तक इसका जो है कालखंड है। इसमें क्या सब हुआ? मध्य पाषाण काल में क्या सब हुआ? जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल में हमने देख लिया था, छोटे औजार मिले थे, होमोसेपियंस का उदय हुआ था। उच्च पूरा पाषाण काल में गुफा से चित्रकारी का साक्ष्य मिला था, ये सब चीजें हो गई थी, है ना। आग था लेकिन आग का उपयोग करना नहीं जानता था मनुष्य। काफी चीजें हुई थी, छोटे छोटे हरे एवं लाल चटक रंग का प्रयोग करना सीख गया था उसी में, है ना, पूरा पाषाण काल में ही। तो अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में देखिए क्या सब हुआ। तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले भारत में इस काल का जानकारी कहां से मिलता है? पहले तो इसमें आते हैं कि ये शुरू कहां से हुआ, इसकी जानकारी कहां से प्राप्त हुई भारत में। तो भारत में इस काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? सर्वप्रथम किसके माध्यम से मिली या किसने खोज की? तो सर्वप्रथम 1867-68 की बात है। 67-68 ईस्वी में जो है सीएल कार्लाइल होते थे। सीएल कार्लाइल होते थे। कार्लाइल, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिस्ट थे, भूतत्वविद थे, ठीक है। ये सीएल कार्लाइल ने जो है मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत क्षेत्र में पाषाण उपकरण की खोज की। पाषाण उपकरण की खोज की। इसी से जो है जब 1867 ईस्वी में सीएल कार्लाइल जो भूतत्वविद थे, उन्होंने जो है मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत क्षेत्र में जो है इस काल के पाषाण उपकरण की जो है खोज की। इसके अलावा इनको क्या मिला? इसके अलावे इन्हें और क्या मिला? शैल चित्र भी मिला। पत्थरों पर जो है शैल क्या हुआ? पत्थर शैल चित्र भी मिले।
इनको जो है पत्थरों पर जो है चित्रकारी की हुई, चित्रकारी का तो उच्च पुरापाषाण काल में ही हो गया था, पिछले सेशन में है ना, उच्च पुरापाषाण काल में मैंने पढ़ाया हुआ है, भीमबेटका की गुफा से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मध्य पाषाण काल में भी जो है सीएल कार्लाइल को जो है पाषाण उपकरणों के साथ साथ मध्य प्रदेश का जो विंध्य पर्वत का क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र, उससे पाषाण उपकरण के साथ साथ शैल चित्र भी प्राप्त हुआ। ठीक है, इस काल का जो औजार था, इस काल के औजार जो थे सूक्ष्म थे, सूक्ष्म पाषाण पत्थर से बने थे और बहुत छोटे थे, बहुत छोटे औजार थे। ठीक है, सूक्ष्म छोटे छोटे पत्थरों से बने थे और बहुत छोटे औजार थे। इनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता है। इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगला ले लेते हैं हम स्लाइड। ये कहां कहां मिले? तो ये जो अवशेष हैं, जो उपकरण है, पाषाण उपकरण के अवशेष, तीसरे पाषाण उपकरण के अवशेष जो हैं, के अवशेष पूरे भारत में मिले हैं, पूरे भारत में मिले हैं। ये नहीं है कि किसी एक विशिष्ट जगह पे है, पूरे भारत में अलग अलग जगहों से भी प्राप्त हुए हैं। यूपी से भी प्राप्त हुआ, एमपी से भी प्राप्त हुआ, महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ, कर्नाटक से प्राप्त हुआ, है ना, सब जगहों से प्राप्त हुए, बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ, इन सब जो पंजाब से प्राप्त हुए, कई जगहों से, हर जगहों से जो है इसके जो है अवशेष जो है प्राप्त हुए, इस काल के पाषाण उपकरण के अवशेष। ठीक है, पत्थरों की बात करें तो जेस्पर के औजार मिलते हैं इनसे, इस काल में जेस्पर के औजार, जेस्पर के औजार मिले हैं। जेस्पर पत्थर है, जेस्पर एक क्या था? ये पत्थर था। जेस्पर पत्थर से बने हुए औजार मिले हैं इस काल के। ठीक है, भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम इसी काल से प्राप्त होने लगा है। भारत में ये क्वेश्चन भी कई बार आ रखा है, हर एसएससी वगैरह में, रेलवे में, बीपीएससी, यूपीएससी, इन सब में कई बार पूछा हुआ है। तो मानव अस्थि पंजर का जो साक्ष्य है वो इसी काल से प्राप्त होने लगा है। भारत में मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य सर्वप्रथम इसी काल से प्राप्त होने लगता है, इसी काल से प्राप्त होने लगता है। मानव अस्थि पंजर यानी मानव का हड्डियों का जो ढांचा है उसके साक्ष्य जो है सर्वप्रथम इसी काल से जो है प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, इस दौरान जो है और क्या था? इस दौरान हड्डी और सिंग से निर्मित उपकरण भी पाए गए हैं। इस दौरान हड्डी और किससे? सिंग से, जो जानवरों का सिंग होता है, सिंग से निर्मित जो है, निर्मित उपकरण जो है वो पाए गए हैं, उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, उपकरण कैसे होते थे? उपकरण का आकार क्या था? उपकरण का आकार मैक्सिमम जो मिला है वो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है, या सबलंब था। ठीक है, सबलंब। ठीक है, मैक्सिमम जगहों पे त्रिभुजाकार ही मिला है। इसी काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था, का विकास हो चुका था। प्रक्षेपास्त्र क्या है? फेंकने वाला जो है ना, प्रक्षेप अस्त्र, यानी प्रक्षेप मतलब क्या हुआ? फेंकने वाला अस्त्र जो था वो भाला वगैरह के तौर पर जो प्रक्षेपास्त्र कहते हैं उसको, है ना, उस तकनीक का जो है विकास हो चुका था। तीर कमान का इसमें विकास हुआ इस काल में, तीर कमान का विकास हुआ। है, तीर कमान लोग चलाने लगे, तीर से जो है शिकार करने लगे पशुओं का।
ठीक है, उसके बाद मानव तो शिकार करने लगा। उसके बाद और क्या चीजें हुई, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। 8 हो गया, 9। 9वां और क्या हुआ, पशुपालन का प्रारंभ हो गया, पशुपालन आरंभ हो गया, पशुपालन प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हो गया। और किसको सबसे पहले पालतू बनाया, सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, कुत्ता को पालतू बनाया। पशुपालन यानी पशुओं को पालने का जो है शुरू हो गया था, समझ गए थे लोग कि अब जो है पशु को पालेंगे तो ये है हमारे काम आएगा, हर तरह से काम आएगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से काम आएगा, खाद्य के दृष्टिकोण से काम आएगा, तो पशुपालन प्रारंभ हो गया था। जो हम पिछला पढ़े थे पूरा पाषाण काल, अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हमने क्या देखा था कि आग तो था लेकिन उसको उपयोग करना जो है नहीं जानता था मनुष्य। आग था, आग के अब वो मिले हैं, बट आग का उपयोग करना जो है, आग को कैसे उपयोग किया जाएगा इसका ज्ञान नहीं था। परंतु इस काल में जो है इस काल में जो है आग का उपयोग करना सीख गए, आग का उपयोग करना सीख गए थे, यानी आग उपयोग करने लगे थे। ठीक है, मांस को पका करके खाने लगे थे। आग का उपयोग जंगली जानवरों से बचने के लिए आग का उपयोग किया जाने लगा था, है ना। ये समझ गए थे कि आग से जो है जानवर डरते हैं। आग का उपयोग खाना से जो है वो करने लगे थे कि खाद्य पदार्थ को पका करके खाने का, है ना। मछली पकड़ना, शिकार की बात करें तो मछली पकड़ना, शिकार करना, और काम क्या था मनुष्य का, और खाद्य वस्तुओं का संग्रह, खाद्य वस्तुओं का संग्रह, यही प्राइमरी काम था इनका। ठीक है, मछली पकड़ना था, शिकार करना था, खाद्य वस्तुओं का संग्रह करना था, खाना था, सोना था, कोई काम ही नहीं था। ये पढ़ना लिखना कुछ था ही नहीं, ना कुछ कोई एग्जाम होता था कि उस टाइम की एग्जाम की तैयारी करना है ना। सिर्फ मछली पकड़ना है, शिकार करना है, कंदमूल फल खाना है, वस्तुओं का संग्रह करना है, नए नए औजार बनाना है, पत्थर को घिस घिस के औजार बनाने हैं, तीर कमान बनाना है। मस्त शिकार करते थे, अपना मौज करते थे, है ना, मजे लेते थे उस टाइम। पशुपालन हो ही गया था, कुत्तों को पालते थे और भी जानवरों को पालतू बना लिया था, है ना। तो काफ़ी चीज़ें होती थी, कोई एग्जाम का प्रेशर होता नहीं था जैसे अभी आप लोगों को प्रेशर है अभी। ठीक है ना, सिर्फ खाते थे और ऐश करते थे उस टाइम में। संग्राहक था, खाद्य संग्राहक थे, है ना। तो चलिए अगला और क्या क्या चीजें हो गई थी। तो ये बेसिक चीजें थी जो इस काल में डेवलप हो गई थी, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि इस कालखंड में डेवलप हो गया था। क्या क्या हो गया था, पाषाण उपकरण बन गए थे, तीर कमान का विकास हो गया था, अस्थि पंजर के साक्ष्य मिलने लगे थे, हड्डी और सिंग से निर्मित उपकरण जो है वो बन गए थे। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो गया था, पशुपालन प्रारंभ हो गया था, आग का उपयोग करना सीख गए थे। जो आग ऐसे ही पड़ा रहता था उसको अब उपयोग करना सीख गए थे कि खाना पकाने में और भी जंगली जानवरों से सुरक्षा में उसका उपयोग करने लगे थे। मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे। ये सब काम मनुष्य का जो है विकास की कड़ी में आगे हुआ। अब हम देखेंगे अगला, मध्य पाषाण कालीन स्थल कहां से क्या मिला, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किस जगह से क्या मिला, कई जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैक्सिमम चीज़ों में यही आता है कि इस जगह से ये मिला, इस जगह से क्या मिला, कहाँ से नरकंकाल मिले, कहाँ से 21 नरकंकाल मिले, कहाँ से 44 नरकंकाल मिले, कहाँ से नरकंकाल के साथ साथ जानवरों के अवशेष मिले, कहाँ से गर्त चूल्हा का अवशेष मिला, कहाँ से मानव कंकाल मिले, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। कहाँ से कब्रिस्तान मिला, कहाँ से क्या मिला, तो ये सब चीजें आती रहती हैं। तो अब हम देखेंगे मध्य पाषाण कालीन स्थल, क्या क्या स्थल थे। नया टैब ले लेते हैं, मध्य पाषाण कालीन स्थल देखते हैं। आज हम मध्य पाषाण काल पूरा खत्म करेंगे। मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से स्थल हैं जो मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए हैं। ठीक है पहला देखते हैं, पहला है गुजरात का। चलिए, गुजरात में कहा, लंघनाज, लंघनाज एक जगह है, यह सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। लंघनाज सबसे
महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। ठीक है। यहां से लघु पाषाण उपकरण के अलावे पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहां से जो है, यहां से लघु पाषाण उपकरण, छोटे जो पाषाण उपकरण थे, पत्थर के औजार थे, के अलावे और क्या मिला है? पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी यहां से प्राप्त हुए हैं। कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। यहां से सबसे मेन क्या मिला है? ये जो लंघनाथ जगह है, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट मिला है, ये 1 कर लीजिए इसको, और इसको 2 कर लीजिए। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मिला है, यहां से 14 मानव कंकाल मिले हैं। 14 मानव कंकाल मिले हैं। इस जगह से 14 ठो जो है मानव का कंकाल जो है प्राप्त हुआ है, गुजरात के लंघनाथ से। दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से काफी अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश से जो है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से, प्रतापगढ़ जिले के अंदर जो है महदहा है, ठीक है ना, दमदमा है, सरायनहर यानी जिसको सहारनपुर कहते हैं, उन सब जगहों से, विंध्य पर्वत क्षेत्र में जो है लेखहिया है, इन सब जगहों से जो है काफी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक एक करके हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो है प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत जो है महदहा है। पहला की बात करते हैं, प्रतापगढ़ के अंतर्गत पहला है महदहा। ठीक है। यहां से क्या क्या मिला है देखिए। यहां से जो है हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण मिले हैं। उपकरण के साथ साथ यहां से आभूषण भी मिल गया है। ठीक है। हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण भी यहां से मिला है। हड्डी और सिंह का आभूषण भी मिला है। आभूषण यानी आभूषण जो होता है, जेवर वगैरह, वो सब जो है आभूषण भी प्राप्त हुए हैं यहां से। जो एक इतिहासकार हैं हमारे जी.आर. शर्मा, इतिहासकार जी.आर. शर्मा ने महदहा को 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। महदहा के 3 क्षेत्रों का, महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। किसका किसका? तो 3 क्षेत्रों में पहला क्षेत्र है झील क्षेत्र। दूसरा है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, और तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र, और तीसरा था कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। 3 क्षेत्र में इस जो महदहा है, इसको 3 क्षेत्र में बांट दिया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र जो है, यहां से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। यहीं से जो है सबसे ज्यादा हड्डी एवं सिंह निर्मित आभूषण एवं उपकरण बड़े पैमाने पर मिले हैं। बड़े पैमाने पर। ठीक है। कहां पे? बूचड़खाना नाम ही है बूचड़खाना, तो वहां से बूचड़खाना से भी हड्डी उड्डी मिलेगा, है ना। हड्डी एवं सिंह निर्मित आभूषण एवं उपकरण जो है यहां से बड़े पैमाना पर मिला है। एक इतिहासकार और है डॉक्टर जय नारायण पांडे, उन्होंने एक किताब लिखी है पुरातत्व विमर्श। उसमें महदहा के अलावा सराय नाहर जो राय है एवं दमदमा, तीनों स्थल से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया है।
जो दूसरे इतिहासकार हैं डॉक्टर जय नारायण पांडे, जय नारायण पांडे ने अपने पुस्तक किसमें, पुरातत्व विमर्श, इनकी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुरातत्व विमर्श किसने लिखा है, पुरातत्व विमर्श, इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है ये, डॉक्टर जय नारायण पांडे की पुरातत्व विमर्श। ठीक है, इसमें कहा है कि महदहा में तो मिला ही है ये हड्डी एवं सिंह का, महदहा के अलावा सराय नाहर राय, जिसको क्या आज के डेट में सहारनपुर कहा जाता है, ठीक है, एवं दमदमा, ये तीन हो गए, महदहा हो गया, सराय नाहर राय हो गया और दमदमा, इन तीनों स्थल से जो है हड्डी के उपकरण एवं आभूषण जो है पाए जाने का उल्लेख है इन तीनों जगहों से। ठीक है, जो इतिहासकार डॉक्टर जय नारायण पांडे ने अपनी किताब में लिखा है पुरातत्व विमर्श में। अब हम बात करते हैं दूसरे की, दमदमा की। ठीक है, दमदमा की। यहां के पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में जो है कुल 41 मानव समाधान क्या हुआ, मानव का जो शव है उसके अवशेष, नर कंकाल के साक्ष्य मिले हैं यहां से 41। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहां से 41 मानव नर कंकाल के अवशेष मिले हैं। तो यहां के पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल 41 मानव समाधान या नर कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। 41 की जब अगर बात करेगा तो दमदमा है, ठीक है, 41 मानव कंकाल की बात करेगा तो दमदमा है। ठीक है, 41 तो मानव समाधान है वहां पे जो कब्र बनी हुई है और नरकंकाल है, इनमें से 5 समाधान जो है युग्म समाधान है। इन 41 में से 5 समाधान जो है युग्म समाधान है, यानी जोड़ा में है समाधान है। 5 जो है वो जोड़ा में है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल, जो एक जो कब्र है एवं एक कब्र में एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं। 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं, यानी 41 में से जो है 5 में जोड़ा में रखा हुआ है कंकाल और एक जो कब्र है वो ऐसा मिला है जिसमें जो है 3 मानव कंकाल को एक साथ दफनाया हुआ है। तो इस प्रकार टोटल कितना हो गया, तो कुल 48 मानव कंकाल हो गए, 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। ठीक है ना, 41 जो है समाधान मिला, कब्र मिला, उसमें 5 में जो है जोड़ा था और एक में 3 था, तो टोटल 48 हो गए, है ना। 5 गुना 10 इधर हो गया और ये जो है क्या नाम है 3 इसमें, एक 3 में हो गए। ठीक है ना, तो टोटल 48 हो गए। अब चलिए उसके तीसरा हम देखते हैं सराय नाहर राय को। सराय नाहर राय या इसको क्या कहते हैं, सहारनपुर, आज के डेट में सहारनपुर कहा जाता है इसको, सराय नाहर राय को है। यहां से जो है 4 मानव नर कंकाल एक साथ दफनाया हुआ मिला है। यहां से 4 मानव नर कंकाल है, नर सिर्फ पुरुष का है, ठीक है, नर कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं, यानी 4 मानव नर कंकाल जो है वो एक साथ दफनाया हुआ है। यह
जो सहारनपुर या सराय नाहर राय है, यह सबसे प्राचीन मध्य पाषाण स्थल है। यह सबसे प्राचीन मध्य पाषाण स्थल है। मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल जो है यही है। ठीक है, यहां की कब्रें जो है आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। जो घर था, यहां की कब्रें, घर का जो एरिया था आवास क्षेत्र था, कब्रें जो है आवास क्षेत्र के अंदर थी। आवास क्षेत्र के अंदर जो है वो स्थित थी। यहाँ की कब्र जो थी वो आवास क्षेत्र के अंदर, जो आवास रेसिडेंशियल क्षेत्र था उसके अंदर स्थित थी। ठीक है, कब्रें कैसी थी? छिछली और अंडाकार। कब्रें छिछली, छिछलापन लिया होता है ना, एवं अंडाकार। आकार कैसा था? अंडाकार थी। ठीक है, अगला ले लेते हैं। यहां से ही गर्त चूल्हा का साक्ष्य मिला है। यहां से ही गर्त चूल्हा का साक्ष्य मिला है। चूल्हा का साक्ष्य मिला है। राख के अवशेष भी मिले हैं, साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं हम चौथा। 3 हो गया था ना? 3 हो गया, हाँ। चौथा देखते हैं विंध्य पर्वत क्षेत्र। विंध्य पर्वत क्षेत्र को देखते हैं, यहां पे क्या क्या मिला। विंध्य पर्वत क्षेत्र, विंध्य पर्वत क्षेत्र में एक जगह है लेखहिया। क्या है? लेखहिया। लेखहिया से क्या क्या मिला? लेखहिया का शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। जो ये लेखहिया है, यहां के शिलाश्रय, इनको मार्किंग कर दिया गया ना है। शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त और क्या मिला है? अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यहां से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, जिनमें कुछ तो सुरक्षित हैं और बाकी जो है कुछ सुरक्षित हैं, कुछ अभी सुरक्षित हैं, बाकी क्षत विक्षत हैं। क्षत विक्षत है, यानी बाकी जो है टूटा फूटा इधर उधर है। ठीक है, अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास थे। उनके अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली। कौन? अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय, ओरेगोन विश्वविद्यालय के कौन? जॉन आर लुकास। जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया से कुल 27 मानव कंकाल, 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। ठीक है, जो ये विश्वविद्यालय के अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के हैं जॉन आर लुकास, इनके अनुसार जो है लेखैया से कुल 27 जो है वो स्थल मानव कंकाल जो है उनकी अस्थियां जो है मिली हैं। चलिए, चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं हम। पांचवा मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में चलते हैं हम। आदमगढ़ की एक जगह है यहाँ पे, आदमगढ़ एक जगह है। यहां से जो है पशुपालन के साक्ष्य, भारत में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। इसके अलावा कहां से? होशंगाबाद से भी पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पशुपालन का साक्ष्य। ठीक है, राजस्थान के
भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बागोर से भी पशुपालन का साक्ष्य मिला है। इन सभी जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य प्रदेश का जो ये आलमगढ़ और होशंगाबाद है, इससे मेन जो है पशुपालन मिला है। और राजस्थान की बात करें तो भीलवाड़ा का बागोर है, वहां से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। मध्य प्रदेश में और जगहों की बात करते हैं। रायसेन, रायसेन जिले के अंतर्गत क्या है? भीमबेटका, भीमबेटका की बात करते हैं तो भीमबेटका को जो है उसमें कर रखा है, क्या नाम है, विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा है। तो भीमबेटका यह जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह क्या है? प्रागैतिहासिक काल हम पढ़ रहे हैं, तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी, यानी शैल मतलब क्या हुआ? पर्वत, पत्थर, है ना। शैल चित्रकारी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वाधिक, सबसे अधिक शिलाश्रय यहीं से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है, 243 को जो है नंबरिंग दिया गया है, को क्रमांक दिया गया है। ठीक है। ये जो 243 हैं, 243 में 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। 243 में से 133 में चित्रकारी प्राप्त हुई है, चित्रकारी प्राप्त हुई है। ठीक है। यूनेस्को ने भीमबेटका के शैल चित्रों को क्या कर रखा है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है। उसके अलावा कर्नाटक के भी कुछ स्थल हैं, वहां से भी इसके कुछ इस काल के साक्ष्य मिले हैं। संगनकल्लू है। ठीक है। जललहल्ली है। इन सब जगहों से भी इस काल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें थी भारत में जहां से ये मध्य पाषाण काल के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। हमने आज देखा मध्य पाषाण काल पूरा शुरू से, मध्य पाषाण काल का 9000 से 4000 BC तक क्या क्या था। 1867-68 से शुरुआत हुई इसकी खोज की गई, पशुपालन शुरू हो गया, आग का उपयोग शुरू हो गया, कुत्ता को पालने लगे, शिकार करने लगे, मछली खाने लगे। ठीक है ना। सारी चीजें लोग जो है विकसित हो गए, मानव कंकाल मिल गया, कब्रिस्तान का विकास हो गया, लोग दफनाने लग गए, कई जगहों से नर कंकाल, मानव कंकाल जो है प्राप्त हुए, और सब जगहों से चित्रकारी के कई अवशेष मिले। तो ये था हमारा मध्य पाषाण काल। ठीक है। यहाँ पे हमारा मध्य पाषाण काल समाप्त होता है। अब हम कल जो अगला सेशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अब हम नवपाषाण काल। कल हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल हम शुरुआत करेंगे कल। ठीक है। अगले सेशन में नवपाषाण काल देखेंगे। नवपाषाण काल में काफी चीजों का विकास हो गया, मानव काफी विकसित हो गया। ठीक है। पहिए का आविष्कार हो गया, खाद्यान्न का खेती करने लगे लोग, गेहूं की खेती प्रारंभ हो गई, चावल की खेती के साक्ष्य मिले, कई चीजें मिली हैं। नवपाषाण काल जो है पहिया का आविष्कार हो गया। तो नवपाषाण काल जो है एक तरह से काफी डेवलप्ड, मानव के विकास में डेवलप्ड हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, जो अगला सेशन हमारा आएगा उसके साथ मिलते हैं। हम आगे कंटिन्यू करेंगे नवपाषाण काल से। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग तैयारी नौकरी की। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।